हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग खान ग्लोबल स्टडी का जो एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, इसके हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। और पिछले वीडियो में सेट नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था और वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, और इसमें हम लोग सेट नंबर 9 को देखेंगे। और उसे पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और देखिए, कहने के लिए बस ये एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम है बिहार में, जैसे कि बीएस हो गया और एसओ का होने वाला है, साथ में बिहार दरोगा है, उसके बाद इंटर स्नातक स्तर वाला जो सीजीएल है उसका भी। कहने का मतलब कि कोई भी एग्जाम हो, जीएस तो सेम ही होता है। तो बस ये नहीं कि ये केवल एडीओ का प्रैक्टिस है तो इसी के लिए काम आएगा, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहला भी प्रश्न क्या रहना है कि निम्न में से कौन से खनिज मोनोजाइट रेत में पाई जाती है। इसको हम लोग थोड़ा जूम करते बड़ा करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 1। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, अब देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है, सोना, थोरियम, कोयला या पेट्रोल। तो देखिए, मोनोजाइट रेत में ना थोरियम पाया जाता है। क्या थोरियम पाया जाता है, और ये एक दुर्लभ मृदा खनिज है। और इसमें मतलब इसमें देखा जाए तो थोरियम, सीरियम और लेंथनम जैसे तत्व होते हैं। और थोरियम आप सभी लोग पता होगा कि एक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है ये, एक रेडियोधर्मी तत्व। और ये परमाणु रिएक्टरों में, मतलब परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने में लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, भारत का कपड़ा उद्योग है ना, ये ऑप्शन जो बी में दिया है। भारत का क्या, तो कपड़ा उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मानव श्रृंखला में पूर्ण है, मतलब ये मानव श्रृंखला में एक तरह से पूर्ण है। कारण क्या है इसका, कि भारत, कारण ये है कि भारत में देखा जाए तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और यह उद्योगों और कच्चे माल के लिए क्या करता है, तैयार उत्पादों तक पूरी प्रक्रिया को खुद, मतलब खुद ही पूरा करता है। जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, पैकेजिंग, सिलाई जैसे काम खुद ही इंडिया में होता है, किसी बाहर देश में भेज के नहीं कराना पड़ता है। और अब सब लोग पता, सबसे पहला उद्योग जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता था, कपास भी पाया गया था। तो ये इससे सिद्ध होता है कि यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है भारत का बहुत प्राचीन है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है क्या, पशुधन उत्पादन के माध्यम से, उर्वरक उपयोग के माध्यम से, भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाना उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ऑप्शन जो दिया है इसके माध्यम से मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या होता है, योगदान देता है। कारण क्या है, देखिए कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुधन उत्पादन, जैसे कि आप विशेषकर जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे मेथेन गैस निकलती है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि जो जुगाली करते हैं पशु हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। और खाद में सभी लोग पता, उर्वरक में एक नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो और भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से, इसमें भी वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उत्सर्जन होता है। तो ये सभी कृषि पद्धतियां उत्सर्जन में योगदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है 1901 से लेके, देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 1901 से लेके 1931, कब से, तो 1901 से लेके 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं क्या, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, विदेशी शासन, अकाल और महामारी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, भारत 1901 से लेकर 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण देखा जाए ना, तो ये अकाल और महामारी ही था। क्या था, अकाल और महामारी। देखिए, इस समय में महामारी जो कि प्लेग और इन्फ्लुएंजा थे, काफी ज्यादा सक्रिय था। और इसी कारण देखा जाए ना, तो अकालों और बीमारियों के प्रकोप के कारण क्या हुआ कि जनसंख्या का क्या हुआ, मतलब शहरी विकास धीमा हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला कार्य 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और केरल। तो देखिए, प्रतिशत के रूप में साक्षरता दर देखा जाए तो सर्वाधिक केरल राज्य का है। ये तो 2011 की जनगणना से भी सही था। और देखिए, जब भी प्रश्न पूछेगा लेटेस्ट डाटा के अनुसार ही पूछेगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इसकी साक्षरता दर कितनी थी, 94% थी, ठीक है। और यहाँ पुरुष साक्षरता दर ना 96 था, और मतलब 96.11। और महिला कितना था, तो देखिए महिला थी आपकी 92.07 थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न संख्या 6। ये कह रहा है सूची 1 को, जो भारतीय वन्य जीव नस्ल को, सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का संयुक्त चयन करिए। एक तरफ भारतीय वन्य जीवन नस्ल है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये क्या नाम है, आराडियोटिस निगरी सेप्स। नाम बहुत थोड़ा उल्टा पुल्टा है।
ये क्या है, आरा डियोटिस या निग्रेसिप्स, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ए का क्या है, 2 है, अर्थात डी तो कैंसिल हो गया। उसके बाद कह रहा है इंडियन रॉक पाइथन। इंडियन रॉक पाइथन जो है ये पाइथोन मोलुरस, क्या है, पाइथोन मोलुरस, बी का अर्थात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एशियाटिक हाथी। तो एशियाटिक हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है इलिपस इंडिकस, इलिपस इंडिकस, जो कि क्या दिया है, सी का दिया है 4। अब देखिए सी का 4 दिया, एक ही बचा है स्लोथ बियर, तो ये सीधे सीधे मेलुरस ओर्सिनस हो जाएगा। अब देखिए ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ही है, और सी का इसमें आप 4 दिया है, और लास्ट डी का क्या दिया है, 3rd दिया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं मैंग्रोव वनों से संबंधित है। तो घने लंबे वृक्ष, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, दलदल कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास, और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो क्या ना मैंग्रोव वनों की विशेषताओं में देखा जाए तो पौधों की जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी होती हैं, और ये दलदल और खारे तटीय जल में बढ़ते हैं। खासकर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो तटों और नदियों के मुहाने पर जो डेल्टा के किनारे मैंग्रोव वन की जड़ें पानी के ऊपर उगती हैं, और इन्हें हवाई जड़ या न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। और ये जड़ें वातावरण में ऑक्सीजन को क्या अवशोषित करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ए बी सी तीनों कथन क्या है, सही है। ओ सॉरी, ये ऊपर वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ए बी सी तीनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, या रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर। डी कह रहा है रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो देखिए समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को समुद्रीय समीर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग समुद्रीय समीर बोलते हैं, और या समुद्रीय शीतल पवनें भी कहते हैं। और ये जो क्या है ना कि दो दिन के समय में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, दिन के समय में, ध्यान से सुनिए, दिन के समय में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, और ये समुद्रीय समीर यह एक स्थानीय पवन है जो दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन किस में दिया है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और देखिए दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहने का कारण एक देखिए, अच्छा देखिए, मान लीजिए ये नदी, एक मिनट, हम ये आप सभी लोग पता होगा कि इधर जो है ये वाली जो एरिया है ये समुद्रीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये भारत का स्थलीय भूमि है। तो आप सभी लोग, और जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो सबसे पहले मतलब दोनों पे तो समान ही पड़ता है, लेकिन ये जो स्थलीय क्षेत्र है ना, ये क्या करता है, थोड़ा दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक। और जब ये आप सभी लोग पता होगा जब गर्म हवा होती है तो ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो और जब यहाँ की जो गर्म हवा है स्थलीय भाग की ऊपर की तरफ जाएगा, तो बगल में जो समुद्र है ना, इसकी जो हवाएं हैं जो कि इतना ज्यादा मतलब स्थल की अपेक्षा थोड़ा कम गर्म हुए रहते हैं। अब ये चूंकि ठंडे हैं और साथ में गर्म हवा है, तो गर्म हवा जो ऊपर उठी, इसका जो स्थान घेरने के लिए ना ये समुद्र की तरफ से एक समीर मतलब एक तरह से पवन बहने लगती है, ठीक है। तो इसी को समुद्रीय पवन कहते हैं, और ये दिन के समय में होता है, और रात के समय में यही रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों की जल विभाजक पर देखा जाए तो प्रमुख शहर ये अंबाला है। कौन सा, अंबाला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अंबाला है। पूछा सिंधु और गंगा नदियों का मतलब जल विभाजक पे, तो अंबाला है। अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है, श्योक, हुंजा, नुब्रा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी में देखा जाए ना तो श्योक, हुंजा और नुब्रा, साथ में एक और दो नदी होती है, कौन, ये होता है जास्कर, साथ में नुब्रा, एक नदी और है नुब्रा, अच्छा नुब्रा तो दिया ही है, ठीक है, नुब्रा तो दिया ही है। और ये कश्मीर क्षेत्र में सिंधु से मिलती हैं, किसमें मिलते हैं, कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी से मिलती है। और सिंधु नदी की कुल कितनी लंबाई है भाई, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 मीटर, कुल कहने का मतलब कि 2880 किलोमीटर। और यही गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो आप सब लोग को पता होगा 2525 किलोमीटर इसका गंगा नदी की कुछ लंबाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 11। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दिया, उसकी सहायक नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है भाई, तो देखिए गोदावरी की सहायक नदी वेणगंगा है। क्या है, वेणगंगा, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 3rd, यहाँ हम लोग लिखते हैं ए का क्या है, सीधे सीधे 3rd है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, गंगा नदी, तो सभी लोग पता होगा कि गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी है, क्या है, गंगा की सहायक नदी कोसी नदी है, अर्थात 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और सभी लोग पता होगा कोसी को एक प्रश्न बहुत बार पूछा जो है कि एक तरह से बिहार का आपदा, या मतलब कोसी नदी को बिहार के
शोक कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। उसके बाद कृष्णा नदी। तो देखिए कृष्णा की सहायक नदी कोयना है। क्या है? कोयना। अर्थात तीसरे का दो, एक बचा कावेरी और बचा अमरावती, तो फोर का क्या हो जाएगा? वन। अर्थात फोर का क्या है? अमरावती नदी, अर्थात वन हो जाएगा। और इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है, ए का थर्ड, टू का फोर। अब देखिए ए का थर्ड, टू का फोर, ऑप्शन नंबर बी और डी में ये कैंसिल हो गया। लास्ट देख लेते तीसरे का दो, तो तीसरे का दो ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? जयंतिया पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, गारो या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पूर्वांचल का क्षेत्र देखा जाए ना तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, और इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य मिजोरम, सॉरी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के कुछ भाग शामिल होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसी जयंतिया, खासी और गारो पहाड़ियां, ये सभी इन क्षेत्रों के मतलब कहने का मतलब है कि ये पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित हैं। सॉरी ये पूर्वांचल में नहीं है, ये कहाँ पे है? जयंतिया, खासी और गारो पहाड़ियां, ये सब पूर्वोत्तर में है, ठीक है, न कि पूर्वांचल में है। अर्थात इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। अब जब तीनों में से कोई नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 13, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 देखिए 4 का है, तो 4 का जो क्षेत्र बोला जाता है ना, ये डेल्टा कहा जाता है। किसको? डेल्टा को। अर्थात ए का क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए ए का 2 किस ऑप्शन में है? तो ए का जो 2 है, ए में नहीं है, ये भी कैंसिल, सी में नहीं, ये भी कैंसिल, अब सीधे सीधे बी में है, लेकिन नीचे दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखते हैं। अच्छा उपयुक्त में एक से अधिक तो नहीं होगा, क्योंकि 3 ही ऑप्शन दिया है और 2 कैंसिल हो गया, एक ही बच रहा है बी, तो हम सीधे सीधे बी पहले ही लगा देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या आगे क्या है। तो देखिए कंकर क्या चलाता है? बांगर, अर्थात बी का थर्ड। इसमें देखिए बी का थर्ड दिया ही है, ठीक है। उसके बाद कयल, तो कयल क्या कहलाता है? तटीय मैदान होता है ये। तो सी का क्या है? 4 ही दिया है। और मांड, तो मांड क्या है? पंजाब का मैदान, अर्थात डी का क्या हो जाएगा? 1, डी का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 100वें संविधान संशोधन द्वारा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा या 102वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में, कब, इस कभी कभी सर भी पूछ सकता है, तो 2018 में मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसका उल्लेख देखा जाए ना तो संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है? आर्टिकल 338 बी में। कहा? 338 बी में इसका उल्लेख किया गया है। और यह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लाभ और अधिकार को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। 15वां प्रश्न कर रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है क्या? समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होती है उसे राज्यसभा में अधिक सीटें मिलती है। आप यूपी को देख लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में, तो यहाँ पे 31 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे अधिक यहाँ यही है भी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। तो कहने मतलब कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का क्या होता है? बंटवारा होता है, न कि आर्थिक स्थिति पे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? जूनागढ़ की, हैदराबाद की, कश्मीर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जूनागढ़ की। कौन सा? प्रश्न संख्या 16 ना। देखिए जूनागढ़ के नवाब थे, ये पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय किया, लेकिन वहां के जो हिंदू जो बहुसंख्यक प्रजाति भारत संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। और इसलिए भारतीय हस्तक्षेप के पश्चात जनमत संग्रह कराया गया यहाँ पे। और इसमें प्रजा मतलब जो वहां की थी उसने उन्होंने भारत के विलय में मतलब भारत के पक्ष में समर्थन किया। यहीं पे हैदराबाद व कश्मीर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो हैदराबाद कब से बोले वो पता होगा, पुलिस के मतलब एक तरह से कहा जाए तो सख्ती से भारत में शामिल कराया गया। और कश्मीर को भी काफी कुछ दिनों बाद से यहाँ के जो राजा हरि सिंह थे इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। अगला है प्रश्न संख्या 17। ये कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान में से कौन अपेक्षा थी? निम्न में से गांधी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? संविधान से इनकी क्या अपेक्षा थी? तो देखिए ऐसे प्रश्न ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि यह भारत को दासता संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। तो ये कथन सही है बिल्कुल, कि गांधी जी भारतीय संविधान से यही अपेक्षा रखते थे। बी कह रहा है देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य में रहने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है महिलाएं और पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेंगे, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन क्या है? गांधी जी अपने भारतीय संविधान में चाहते थे, तो इसलिए उपयुक्त में से एक शादी के इसका आंसर हो जाएगा डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18।
कह रहे हैं भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ? सेवाएं, सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ हुआ, विनिर्माण और कृषि। तो देखिए भारत में वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ ना, ये सेवाओं मतलब सेवाएं जो क्षेत्र हैं उनमें हुआ। जैसे कि आईटी, बीपीओ, वित्तीय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में विदेशी व्यापार और निवेश बढ़ा, और इनसे आर्थिक और विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को काफी मतलब सहयोग मिला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला पहला कथन क्या है? तो एक मिनट। कह रहा है मनरेगा मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। तो ये क्या, देखिए मनरेगा जो है ना, ये एक मिनट इसको, हाँ पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है, क्योंकि इसे लागू कराने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है मनरेगा की, ये ग्राम पंचायतों की है। और तीसरा कह रहा है उन स्थानों पर जहां हाल ही में मौसम, बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो देख तो देखिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, हाँ लेकिन ऐसा प्रावधान है, लेकिन 100 दिनों के लिए नहीं, जहाँ पे मतलब प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त कितने दिनों के लिए, 50 दिनों के लिए, न कि 100 दिनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो 200 दिया, ये 200 नहीं होना, और 150 होता है तो सही होता है आंसर ये। ठीक है, इसका ये तीसरा कथन क्या है, गलत हो जाएगा। अर्थात 1 और 2 क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 और 2 दिए, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। ये कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक देश के घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी अर्थात ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का क्या है, सही है। 21 प्रश्न, एक महामना के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, या बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए मदन मोहन मालवीय को, किसको, तो मदन मोहन मालवीय को उनके असाधारण कार्यों और देश सेवा के प्रति समर्पण के कारण देखा जाना था, इनको महामना कहा जाता था। क्या, महामना। और महामना कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। और इन्होंने ही वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, या जगजीवन राम। तो देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। और ये आंदोलन 1951 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1951 में तेलंगाना से। सन भी कभी कभी पूछा है कई बार प्रश्न में। अब कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तेलंगाना से। और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करने वाला एक तरह का रहा स्वदेशी सेवक होम। तो देखिए स्वदेशी सेवक होम, इसकी स्थापना तारक दास ने किया था। किसने? तारक दास ने किया था। और क्या ना कि इसका किसने स्थापना किया था ये भी पूछ सकता है, स्थान तो पूछा ही है इसमें। तो स्वदेशी सेवक की स्थापना तारक, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तारकनाथ ने किया था। कहाँ पे? तारकनाथ दास थे, ये तारकनाथ दास पूरा नाम था। और ये वैंकूवर में, कहाँ में? वैंकूवर में। इसलिए 1 का क्या हो जाएगा, देखिए 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो देखिए यूनाइटेड इंडिया हाउस ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जो शहर है सिएटल, जो कि सियाटल लिखा है इसमें, सिएटल में, अर्थात दूसरे का क्या हो जाएगा, बी। दूसरे का क्या है, बी है। उसके बाद युगांतर आश्रम। तो देखिए युगांतर आश्रम ना, यह एक आश्रम था और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने, कहा ने, युगांतर आश्रम लाला हरदयाल, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। अर्थात तीसरे का क्या हो जाएगा, सी। तीसरे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक ही बचा है आईएनए या आजाद हिंद फौज। तो इसकी स्थापना जो की गई थी रंगून में की गई थी। और इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने, आईएनए की स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस। और इसकी स्थापना रंगून में की गई थी। अर्थात देखिए 1 का ये ऑप्शन नंबर जो डी में दिया, 1 का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 का है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम में बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए इसमें जो हम लोग पहले इसको लिखते थे, जो पहले घटित हुई थी उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, सभी लोग पता होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो उसके बाद क्या घटित हुई, साइमन कमीशन का रिपोर्ट हुई। और ये
मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट दिया कब गया था, तो 1930 में। एक प्रश्न यहाँ से पूछता है गठन कब किया गया था, तो ये गठन 1927 में किया गया था, लेकिन आया कब भारत में, तो भारत में आया ये 1928 में। ये दोनों से प्रश्न पूछा जा चुका है। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में। कब, 1931 में घटित हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी को पता होगा, 1942 में। ठीक है, अब तो देखिए पहले, सबसे पहले क्या आ जाएगा, तीसरा, अर्थात तीसरा जो है ये आएगा। उसके बाद साइमन कमीशन 4 आएगा। उसके बाद एक है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अर्थात 3, 4, 1, 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है 3, 4, 1, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 25 कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस के विभाजन के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। तो देखिए ऊपर का जो दो कारण दिया ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बंगाल विभाजन के कारण, तो इस समय असहयोग आंदोलन था नहीं, तो चौरी चौरा कांड के कारण। देखिए 4 फरवरी, एक सर भी पूछा है चौरी चौरा कांड घटित कब हुआ था भाई, तो 4 फरवरी 1922 का, 4 फरवरी 1922 को एक असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर में जो चौरी चौरा जगह है, यहाँ पे पुलिस ने लोगों के एक तरफ देखा तो जनसमूह को निकलने से रोका। और पुलिस जब हिंसक कार्रवाई की, तो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले में पुलिस स्टेशन में क्या किया कि इन्होंने आग ही लगा दिया। और इसमें लगभग छुपे हुए लगभग कितने, तो 22 पुलिस, कितने, 22 पुलिस जिंदा जल गई इसमें। ठीक है, तो मतलब 22 पुलिस कर्मचारी जो थे जिंदा जल गए। और महात्मा गांधी, आप सभी लोग पता होगा कि हिंसा के सख्त खिलाफ थे, तो इसके वजह से इन्होंने इस घटना से मतलब बहुत ही दुखी होकर 12 फरवरी, कब, तो एक सन भी पूछता है कब, तो 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को ये बारदोली में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन का क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा भी है कई बार कि जब चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी उस समय गांधी जी कहाँ थे, तो ये बारदोली में थे। कहाँ पे, बारदोली में। इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। ये कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। गांधी युग कब से था, तो 1916, मतलब कौन सा सही सुमेलित है। गांधी युग कब से था, 1916 से 1947 तक। तो आप सब लोग पता हो गांधी जी भारत जब आए थे, कब आए थे, तो ये 1915 में ही आए थे, तो इनका 1916 से 47 तक दिया है, तो ये बिल्कुल सही होगा। और मोपला विद्रोह 1918 पूछा, सही सुमेलित है। तो देखिए मोपला विद्रोह जो है ना 1918 में नहीं हुआ था। मोपला विद्रोह जिसे हुआ था ये 1900 शायद, हाँ 1921 में हुआ था। कब, ये 1921 में हुआ था। एक मिनट जरा, देखिए कह रहा है कि गांधी युग, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, मोपला विद्रोह, ये गलत है, क्योंकि मोपला विद्रोह जो हुआ था ना 1921 में हुआ था। कब, 1921 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये 1985 में हुई थी, सॉरी 1925 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। अर्थात 1 और 3 सही है। उसके बाद चौथा देखते हैं क्या कर रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जो कि 1921 में कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो ये इसकी स्थापना हुई थी 1921 में नहीं, बल्कि 31 अगस्त, कब, 31 अगस्त 1920 को। कब, 31 अगस्त 1920 का। अर्थात 4 और 2 क्या है, गलत है। अर्थात 1 और 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। उसके बाद प्रश्न संख्या 27, 20 कितना है, 27। तो ये कह रहा है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहने का मतलब यह है कि 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो देखिए 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1900, कब, तो ये 29 को ही, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो जो वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था ना, ये पंजाब की राजधानी लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थे ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ये 28 है। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसका प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो देखिए लगभग मिली जुली ऊपर का जो 3 कथन दे रहा है ABC, ये तीनों क्या है, सही है। लेकिन इसमें आप भी देखेंगे कि चूंकि मतलब कहने का मतलब कि कई ऑप्शन एक साथ नहीं दिया है, तो इसमें भी देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया ना कि किसी सामान्य योजना, एक मिनट बढ़ाओगे काफी, क्या कर रहा है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी कारण। तो देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा और इसे कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। और क्या है ना कि इसमें विद्रोहियों के पास एक केंद्रीकृत जो नेतृत्व करता थे वो नहीं थे। इसके कारण इसमें समन्वय और प्रबंधन में क्या आई, कमी आई। और इनकी शक्तियां देखा जाए तो बिखर गई। जो जिधर था अपना मतलब सभी एक तरह से लीडर बने हुए थे, मतलब कहने का मतलब कोई मुख्य रूप से लीडर नहीं था।
कहने के लिए बस बख्त खान थे और जो दिल्ली की जो अंतिम शासक थे वो थे, लेकिन ये इनका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 29, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फुले या नारायण गुरु? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ना, ये ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने, एक बार प्रश्न में पूछा है कब किया था, मतलब किस सन में? तो ये 1873 में इसकी स्थापना की गई थी और पुणे में की थी, और एक सामाजिक सुधार समाज था। और इसका उद्देश्य क्या था कि दलितों और जो पिछड़े को क्या करना है, नियुक्त करना है। मतलब इसका उद्देश्य दलितों पिछड़ों को क्या करना है, थोड़ा मतलब इनके रहन सहन में या इनको मतलब इनके उत्थान करना है कम से कम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। तीसरा कह रहा है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना जो है ना, ये सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा किया था। किसने? सुब्रमण्यम अय्यर और अच्छा, दो लोग इसमें थे। कौन कौन थे? ये जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है 31 कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर या लॉरेंस? तो देखिए, लॉर्ड एलन बैरो। किसने? लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में ब्रिटिश सेना के जनरल जो थे, ये चार्ल्स नेपियर थे। कौन? चार्ल्स नेपियर। और ये किस सन में हुआ था? तो 1843 में ये सिंध का विलय किया गया था। और पूछता है कि किस युद्ध में, मतलब तो नेपियर जो थे ये मियानी के युद्ध में, यहाँ पे एक शब्द होता है मियानी, मियानी के युद्ध में सिंध के अमीरों को हराकर इस पर ब्रिटिश मिश्रण, एक तरह से कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार का स्थापित किया। और यहीं पे नेपियर को ना सिंध का क्या किया गया, गवर्नर इसको नियुक्त किया गया। क्या किया इसको? सिंध का इसको गवर्नर इसको नियुक्त किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। ये कह रहा है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? ब्रिटेन के राजा ने कहा है। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर, मतलब जो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा 26 लाख रुपए में। कितना? 26 लाख रुपए में। देखिए, अगस्त 1765 कब, तो ये दिया भी है इसमें, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। और यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव ने पूर्वी देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र जो थे, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने की जो और जनता को नियंत्रित करने का जो अधिकार था ना, ये 26 लाख रुपए में, मतलब 26 लाख रुपए के बदले में हासिल किया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। अगला कार्य सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुटुंब में से सही विकल्प चुनिए। ये सूटेबल बॉय क्या है? प्रश्न संख्या 33 है। तो देखिए, ये सूटेबल बॉय किसकी रचना है? ये विक्रम सेठ की है। अर्थात क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या हो जाएगा, ए का थर्ड ही होगा। ठीक है। उसके बाद ट्रेजर आइलैंड। तो ट्रेजर आइलैंड किसकी रचना है? तो आर एल स्टीवेंसन। ट्रेजर आइलैंड आर एल स्टीवेंसन, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 1। ठीक। शाहनामा किसकी रचना है? ये सभी लोग पता हो, ये काफी कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो शाहनामा फिरदौसी की रचना है, अर्थात सी का क्या है, 4 है। ठीक है। उसके बाद क्या है, राज तरंगिणी, ये कल्हड़ की रचना है। और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या उनसे कहाँ है। ए का थर्ड देखिए, करने का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए, केवल ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 34। कह रहा है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? काजी मतलब एक तरह से होता ना, देखिए, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या है? मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेशी विभागों का प्रमुख, लोक आचरण का एक पदाधिकारी। तो देखिए, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी जो था, काजी उल कुज्जात था। क्या है? काजी उल कुज्जात। और यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। क्या होता था? न्याय विभाग का प्रधान होता था। यह कहा जाए कि सीधे सीधे कि एक तरह से न्यायाधीश ही होता था। ठीक है। और ये जो ये मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था और इसके पास बहुत से अधिकार होते थे। बादशाह के बाद काजी मुख्य ही न्यायाधीश होता था और यह मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय करता था। और एक प्रश्न पूछा है कि एक किसी एग्जाम में कि यह जो काजी था ये किस दिन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने न्यायालय में या कचहरी में जाता था, ये बुधवार के दिन। किस दिन? बुधवार के दिन जाता था ये। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है 35 प्रश्न कर रहा है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया? हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने? तो देखिए, मुगल शासक अकबर ने। कब? मुगल शासक अकबर ने। अकबर। और कब? तो यहाँ पे जो दिया भी है, सॉरी, हाँ, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में दिया ना। कब? तो 1574। अकबर ने 1574 में दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। और अकबर ने मुनीब खां के नेतृत्व में बिहार विजय करने के लिए सेना भेजी। तो मतलब एक प्रश्न यहाँ से भी पूछता है कि अकबर ने किसके नेतृत्व में बिहार को जीतने के लिए सेना भेजी थी? ये अकबर के, मतलब मुनीब खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 36।
ये कह रहा है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की थी? मैथिली, अवधी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए तुलसीदास ने कवितावली की जो रचना थी ना अवधी भाषा में की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अवधी भाषा आप सभी लोग पता है कि उत्तर भारत की एक पारंपरिक भाषा है और तुलसीदास ने अपने जो कई प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इसी भाषा में लिखा था, जिसमें रामचरितमानस भी शामिल है। अगला प्रश्न कर रहा है 37 कि बलबन ने अपनी सहधर्मी क्या है? बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? नासिर, अमीर उल मोमिनीन, नायाब ए मोमिनीन या अमीर उल मोमिनीन। तो देखिए बलबन ने अपनी शक्ति को धार्मिक समर्थन देने के लिए, सहधर्मी आप नहीं होगा ये, मतलब कहा जाए तो धार्मिक समर्थन होना चाहिए, मतलब धार्मिक समर्थन देने के लिए इसने अपने सिक्कों पर नायाब ए मोमिनीन क्या है? नायाब ए मोमिनीन अर्थात ऑप्शन नंबर बी में जो दिया नायाब ए मोमिनीन खुदवाया, जो इस्लामी धार्मिक नेताओं के साथ उसके एकीकरण को दर्शाता था। और बलबन का पूरा नाम सभी लोग पता हो कि बहाउद्दीन बलबन था। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा, इसका पूरा नाम क्या था? तो बहाउद्दीन, बहाउद्दीन इसका पूरा नाम बलबन था। और इसने ही सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी इसको चालू करवाया। तो ये प्रश्न ये भी पूछता है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चालू करवाया था? तो बलबन ने चालू करवाया था, इसलिए ऑप्शन 20 क्या क्या है? सही है। 38 कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहलाते थे? शिखर, गोपुरम, देवालय। तो देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार जो होते थे ना ये गोपुरम कहलाते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कि गोपुरम विशाल और अलंकृत देखा जाए तो प्रवेश द्वार होते थे और ये मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते थे। और ये द्वार जो है ना आमतौर पर देखा जाए तो बहुमंजिला होते थे और इन पे देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की जो मूर्तियां बनी होती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिशेर ने प्रशंसा किसकी की थी? चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त या अशोक की। तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या कहा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था और इससे हरिशेर द्वारा रचित किया गया था। किसके द्वारा? हरिशेर के द्वारा मतलब रचित किया गया था। और इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का क्या है? सूचीबद्ध किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 40, कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 72 ईस्वी, 75 ईस्वी, 78 या 80 ईस्वी। तो देखिए शक संवत जो था, शक संवत का प्रथम माह एक सभी लोग पता होगा क्या होता है? चैत ही होता है, ठीक है, चैत से स्टार्ट होता है महीना। और इसके जो प्रारंभ हुआ था ये 78 ईस्वी में। कब? तो 78 ईस्वी में। प्रश्न पूछता है किसने प्रारंभ किया था, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत भी घोषित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय संवत कब होता है? मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है 41 के भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कौटिल्य, कालिदास, तुलसीदास या भवभूति। तो देखिए भारत का जो शेक्सपियर है ना कालिदास को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और ये संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। तो एक प्रश्न पूछता है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो भाई ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे ये, मतलब इन्हीं चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न थे उन्हीं में ये भी शामिल थे। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न 42 के किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या अशोक। तो देखिए बिंदुसार जो था ना, बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था। किसको? बिंदुसार को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बिंदुसार का मतलब क्या होता है भाई? तो ये इसका मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला। कौन? तो शत्रुओं का वध करने वाला, ठीक है। क्या है? शत्रुओं का वध करने वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये बिंदुसार जो था भारत के दूसरे मौर्य सम्राट था, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और एक प्रश्न पूछा जैन ग्रंथों के अनुसार विदुसेन को कहा क्या जाता था? तो ये शीर्षसेन कहा जाता था। इनको जैन ग्रंथों के अनुसार इनको शीर्षसेन कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? पंचाल, मत्स्य, सूरसेन या गंधार। तो देखिए पौराणिक दृष्टि से देखा जाए या अगुंतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपदों में से, मतलब 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उन 16 महाजनपदों में से जो ये गंधार है ना, ये महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है और ये वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय काफी फेमस ये गणराज्य था। तो ये अब भारत का हिस्सा नहीं है गंधार। अगला है कड़े इस्लामिक सिद्धांत में, प्रश्न संख्या 44 का कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था? खलीफा, शहंशाह, अल्लाह या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक वो होता है जो अल्लाह के कानून,
शरिया के अनुसार शासन करे। शरिया में कुरान और हदीस से प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का क्या करे, संग्रह है। शरिया क्या है कि कुरान और हदीस से प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का क्या है, संग्रह है। और ये कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार अल्लाह को एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक माना जाता है। किसको माना जाता है, एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक अल्लाह को माना जाता है। और खलीफा क्या होता था, तो खलीफा व शहंशाह, खलीफा या एक तरह से कहा जाए तो वहाँ के शहंशाह जो बोले मुस्लिम राज्य के प्रबंधक होते थे। ठीक है, असली मालिक अल्लाह होता था, उसके प्रबंधक कौन होते थे, खलीफा होते थे। अगला है 45 कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष। तो देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक तो थेरयान जिसे अब सभी लोग कहते हैं हीनयान बोलते हैं, ठीक है, हीनयान, ठीक। दूसरा क्या था, महायान। और महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को, दूसरा क्या था, महायान। और यही महायान में ही बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है, देवता के रूप में माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है 46 कारक निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आश्रम है, दूसरा वायु है। ब्रह्मचर्य आश्रम कब होता था, आप सभी लोगों को पता हो कि जो ब्रह्मचर्य होता था ना, ये मतलब 4 आश्रम आयु वर्ग देखा जाए तो ब्रह्मचर्य 0 से 25 होता था। कितना, 0 से 25। तो देखिए जन्म से 25 अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ए का क्या है, 1। उसके बाद गृहस्थ, तो गृहस्थ क्या होता था, ये 25 से 50 होता था, 25 से 50 अर्थात बी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। वानप्रस्थ क्या होता था, 50 से 75 होता था, 75 से 50 वानप्रस्थ, 75 से, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, सी का थर्ड और डी की बचा डी का 4। अर्थात देखिए सामने सामने सभी सुमिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ए का 1, बी का 2। 47 का इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो देखिए मोहनजोदड़ो देखा जाए तो ये सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। और एक किसकी खोज कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, किसने, राखल दास बनर्जी। एक प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, किसने खोज किया था, राखल दास बनर्जी ने, मतलब इनके द्वारा की गई थी। और इसका वर्तमान स्थल देखा जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे विकसित मतलब हुआ था, और वर्तमान में यही स्थल है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हुआ, तो देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब होता है ना मुर्दों का टीला, क्या है, मुर्दों का टीला है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर, खैर इसका जो सही आंसर होगा किस देश में, तो पाकिस्तान में, इसलिए सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 48 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था, रोपड़, लोथल, कालीबंगा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए लोथल जो था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और सबसे दक्षिणी बंदरगाह था। क्या था ये बंदरगाह था, ठीक, ये बंदरगाह था। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1954 में। कब, 1954 में। किसने किया था भाई, ये रंगनाथ राव ने, किसने, रंगनाथ राव। तो खैर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए लोथल विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी थी, गोदी कहा जाए तो गोदीबाड़ा जिसे हम लोग आज बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहाज निर्माण और मरम्मत भी होती थी। और ये पश्चिम एशिया का व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से यहाँ से देखा जाए तो तांबा, सोना, रत्न और कांच का व्यापार होता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। 49 का निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि या अशोक का शासनकाल। तो देखिए उपनिषद जो है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रेणियों में आते हैं, और इनकी रचना का समय देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। कितना, उत्तर वैदिक काल। और उपनिषदों की रचना कितनी है, तो भाई 108 है, ठीक है। और जिसमें देखा जाए तो 12 प्रमुख उपनिषद माना जाता है। और उपनिषद होते क्या भाई, ये देखिए वेदों के ना, जो वेदों के अंतिम भाग थे, वेदों के अंतिम भाग उपनिषद कहलाते थे। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला है 50 प्रश्न संख्या। ये कह रहा है कि बिहार में सूची क्या है, कह रहा है बिहार में सूची 1 जैसे कि उद्योगों, और सूची 2 नगरों को सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके संयुक्त का चयन कीजिए। एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरी तरफ उसका नगर दिया है। देखिए कागज उद्योग, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 50 ना। तो देखिए बिहार के नगरों के साथ दिए गए संबंध देखा जाए तो कागज उद्योग कहाँ पे है, डालमिया नगर से। कागज उद्योग कहाँ से, डालमिया नगर से, इसलिए ए का क्या हो जाएगा, 1, ए का 1। और यहीं पे सीमेंट उद्योग दिया होता ना, तो ये भी डालमिया नगर में ही इसका मिलान होता। उसके बाद दिया है सिगरेट, तो देखिए सिगरेट जो है दिलवारपुर से है, किस हाथ से संबंधित है, अच्छा बी का क्या हो जाएगा, 2, बी का क्या है, 2 है। उसके बाद प्लाईवुड क्या है, तो प्लाईवुड हाजीपुर से, अर्थात सी का क्या है, तीसरा ये। और एक ही बचा है जूट, तो आप सब लोग पता हो जो बिहार का जो एकदम पूर्वी हिस्सा जैसे पूर्णिया, किशनगंज वो सभी साथ हैं, वहाँ पे जूट की खेती काफी की जाती है, इसलिए जूट का जो उत्पादन है पूर्णिया जिला से, इसलिए जूट पूर्णिया से संबंधित है। तो देखिए ये भी सामने सामने ही सम्मिलित है, अर्थात 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51।
क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिकतम होता है। मतलब किस जिले में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पे भाई, तो जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास या पटना। तो देखिए बिहार के रोहतास जिले में, किस जिले में, तो रोहतास जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो कैमूर का जो इलाका है, कैमूर का जो मतलब कैमूर के कुछ भाग में और पश्चिमी चंपारण जिले में मतलब गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। खैर इसमें जो सबसे ज्यादा रोहतास में है। 52 प्रश्न कर रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों से उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली, घाघरा, कोसी और पुनपुन। प्रश्न है कौन सा है, 52। घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, कोसी, महानंदा और कर्मनासा। देखिए गंडक, कमला, बागमती। देखिए उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में प्रभावित होने वाली नदी देखा जाना था गंडक, कोसी और कमला एवं बागमती है। गंडक, कोसी, कोसी जो कि इसमें नहीं दिया है लेकिन गंडक, कोसी, कमला और बागमती है। तो ये उत्तर से होकर आकर बिहार मिलती हैं। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी का जो जल होता है नेपाल के सप्तकोशी से आता है, इसलिए खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन, प्रश्न का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट या शिवालिक श्रेणी। तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि शिवालिक श्रेणी का एक क्या है, भाग है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। सोमेश्वर श्रेणी आप जब भी देखेंगे तो एकदम बिहार के ये एकदम पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में, जो पश्चिमी चंपारण वाला आप देखेंगे सबसे ऊपर है पश्चिमी चंपारण वाला, वहाँ पे शिवालिक पहाड़ियों से ही संबंधित सोमेश्वर की श्रेणी पाई जाती है। तो और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी भी है, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। कह रहा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, बांका, गया, रोहतास या कैमूर। तो देखिए मंदार पर्वत जो है ये बिहार के बांका जिले में स्थित है। किसमें, बांका जिले में। अर्थात ऑप्शन नंबर ये तो सही होगा ही। और इसे मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये भागलपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और इसकी जो समुद्र मंथन से जुड़ा एक इसका मतलब कहा स्टोरी भी है इसका। तो खैर इसका जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए इसके क्या है, सही है। तो अगला करें, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आता है जीएसडीपी में 2019-20 में 60% हिस्सा किसका था। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। देखिए ये इतना तो याद नहीं होगा कि भाई 2019-20 में कितना हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे दिया है ना 60%। तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा है किसका है, किसी भी समय में सेवाओं क्षेत्र का ही रहा है। तो बिना इसके प्रश्नों को जाने भी बता सकते हैं कि सेवाएं क्षेत्र से ही संबंधित है। सबसे ज्यादा जो जीडीपी में इसका है किसका, सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ये है 57, सॉरी 56। कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। अनाथ बच्चे, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बिहार सरकार द्वारा कक्षा 3 से 8 में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। अर्थात ये कहा जाए तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेनरी की इकाई क्या है, विद्युत धारिता, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरक या प्रतिरोध रोधक। तो देखिए हेनरी की इकाई है। तो देखिए प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी यहाँ पर किसकी इकाई है भाई, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और इसे प्रेरकत्व की एसआई इकाई भी कहते हैं। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, प्रेरकत्व। 58 का हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, बैरोमीटर, कमानीदार तुला, थर्मामीटर या स्पेग्नोमीटर। तो कमानीदार तुला है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला ये उपकरण है। और इसमें न कि इसमें थर्मामीटर भी नहीं है, बैरोमीटर में भी नहीं है और स्पेग्नोमीटर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 59। ये कह रहा है सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कारण क्या है कि कारण यह है कि अवतल दर्पण सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं, जिससे कि उस बिंदु पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। और सोलर कुकर इसी सिद्धांत क्या करता है, काम करता है। और अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को कुकर के अंदर रखे बर्तन पर क्या करता है, केंद्रीकृत करता है। और इससे भोजन क्या होता है, जल्दी से पकना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, 1.52, 2.42, 3.12। तो देखिए हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला 61 के 40 वाट, 220 वाट और 60 वाट और 220 वाट रेटेड दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, 3/4, 2/3, 3/2 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसको आप लोग अपने स्तर पर सॉल्व कर लीजिएगा। जहां तक इसका जो सही आंसर होगा ना, ये होगा आपका 3.2 के अनुपात में होगा। कितना, 3.2 के अनुपात में। इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 62।
कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो गया ना, ये हो जाएगा वैसे ही बनी रहेगी। 1 मिनट। देखिए, जब बर्फ का टुकड़ा मिट्टी के तेल में डाला जाता है तो बर्फ के घनत्व के कारण वह तैरता है, और जैसे ही बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है, पानी का घनत्व मिट्टी के तेल से क्या होता है, अधिक होता है, और इसलिए तेल की सतह पर क्या होता है, गिर जाता है। तो खैर, जो इसका जो सही आंसर होगा, गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, बोहर का मॉडल लागू किया जाता है क्या, किस पे बोहर का जो मॉडल है लागू किया जाता है? हाइड्रोजन परमाणु He+ आयन पे, या विद्युत इकाई विद्युत आवेश वाली सभी आयन, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, बोर का जो मॉडल है ना, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन आयनों, जैसे कि देखा जाए तो अर्थात वे प्रजातियां जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे लागू होती है। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या करें, H+E आयन, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इकाई विद्युत आवेश के सभी आयन, तो ये भी क्या है, सही है। अर्थात इसमें तीनों तीनों कथन सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 64 का निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड का प्रचुरता से पाया जाता है? बर्फ में, सिरका में, केला में, या नींबू में? तो देखिए, साइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है C6H8O7। तो यह एक प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल है, और ये विशेष रूप से खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पाया किस खट्टे फलों में पाया जाता है, इसमें सभी खट्टे क्या है, नींबू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला है 65। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, या सिंडेराइट? तो देखिए, मैग्नेटाइट जो होता है ना, कौन सा है, मैग्नेटाइट, जो कि इसका फार्मूला देखा जाए तो Fe3O4, और ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लोह अयस्क माना जाता है। और क्योंकि कारण क्या है कि इसमें लोहे का जो धातु का अंश जो है सर्वाधिक होता है, अर्थात कितना है, तो 72 या 72 इससे कहा जाए 72% होता है। तो खैर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः क्या है? एसिटिल, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, और डी क्या कह रहा है, पेट्रोल। तो आप सभी लोग पता होगा, एलपीजी जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। एक यह हाइड्रोकार्बन मिश्रण है, और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोपेन होता है। इसमें देखिए, प्रोपेन होता है और क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है, सही है। अगला, प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप निम्न है क्या? हीरा, कोयला, अल्काइन, या पेट्रोलियम? तो देखिए, हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप है। और अपर रूप एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक रूप होती है, और इनकी रासायनिक संरचना क्या होती है, समान होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, हीरा है। अगला प्रश्न है किसमें आयनिक बंध बनता है? KCl, H2O, NH3, या Cl2? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसे KCl भी कहा जाता है, यह आयनिक बंधन होता है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरीन और गैस परमाणु के बीच क्या है, आयनिक बंधों के कारण बनता है। खैर, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 69। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, या जैविक? तो देखिए, जल का जो वाष्प में परिवर्तन होता है ना, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, जिसमें कि अवस्था, रंग, आकार, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और एक तरह से कहा जाए तो रिवर्सिबल जो होता है परिवर्तन, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन इरिवर्सिबल भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाता है। जैसे कि अपरिवर्तन, मतलब अपरिवर्तन देखा जाए, मतलब एक तरह से रासायनिक परिवर्तन, तो जैसे दूध का दही बनना, फिर बन तो जाएगा दूध से दही, लेकिन दही से पीना दूध नहीं बनाएगा। कागज का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 70 है कि ये कह रहा है, प्रदत्त साफ तरल जल है। देखिए, प्रश्न कर रहा है, प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों से सरलता, मतलब निम्न पद्धतियों में से सरलता पद्धति होती है, मतलब सरल सबसे पद्धति कौन होता है, साफ तरल जल है या नहीं किसी जांचने के लिए? तो तरल का स्वाद ग्रहण करना, प्रश्न संख्या कौन सा, 70। तरल का क्या है, स्वाद ग्रहण करना, तरल का आग्रहण करना, या लिटमस कागज को तरल द्वारा भिगोना, या निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाने और रंग परिवर्तन देखना? तो देखिए, प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निर्जल कॉपर सल्फेट का उपयोग एक सरल और विश्वसनीय रासायनिक पद्धति है। निर्जल कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, निर्जल कॉपर सल्फेट, ये होता है Cu, ये होता है CuSO4 होता है, और ये सफेद रंग का होता है, और ये जल के संपर्क में आने पर यह जल योजित होकर नीला कॉपर सल्फेट, क्या है, नीला कॉपर सल्फेट देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला है 71। कह रहा है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है?
प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ना, कोशिका में प्रोटीन बनाना है, और ये एक जटिल आणविक मशीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 72 का डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। पहला क्या दिया, बिंदु उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन या बकवास उत्परिवर्तन दिया, या विलोमन उत्परिवर्तन। तो देखिए डीएनए के एकल क्षार युग्म जिसे बेस पेयर के परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या, बिंदु उत्परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह एक प्रकार का अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है जिसमें डीएनए अनुक्रम में एक या कुछ बेस को बदला या हटाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 73 का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल, लेमार्क, डार्विन या वाटसन ने? तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन की जो थ्योरी थी ना, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने? चार्ल्स डार्विन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ये कह रहा है साइलोपसीडा है। ये क्या है, एक मिनट लिख ही देते हैं इसको हम लोग। साइलोपसीडा ये, ठीक है, साइलोपसीडा टेरिस। तो ये ही क्या है, उसके बाद क्या बी हम लोग खैर देख लेते हैं पहले। टीरोपसीडा, एंटीएम, लाइकोपसीडा, सिलेजिनिला या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही सुमेलन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं है। देखिए साइलोपसीडा है इसे साइलोफाइटोस्पीडा भी कहा जाता है, और ये टेरिस का नहीं बल्कि ये टेरिडोफाइट्स जो कि फर्न का क्या है, वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, गलत, मतलब ये क्या है, गलत है, बाकी तीन बी और सी क्या है, सही सम्मिलित है। अगला है 75, प्रश्न संख्या 75 है, कह रहा चमगादड़ तथा पंछी के पंख, चमगादड़ तथा पंछी के पंख क्या होते हैं? समजात अंग, समवृद्धि अंग या अवशेषीय अंग या जटिल अंग? तो देखिए चमगादड़ और पंछी के पंख जो होते हैं समवृद्धि अर्थात एनालोजियस होते हैं, ठीक है। और ये कारण क्या है कि ये दोनों का कार्य क्या होता है, उड़ना होता है, दोनों का कार्य क्या होता है, उड़ना होता है, लेकिन इनकी संरचना और उत्पत्ति जो है ना अलग अलग होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, समवृद्धि। 76 आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है? जड़ से, पत्ते से, बीज से या तने से? तो देखिए आलू एक संशोधित डंठल होता है जिसमें ट्यूबर, जिसे ट्यूबर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक किसे, ट्यूबर, इसे ट्यूबर कहा जाता है। और यह स्थलीय भाग के नीचे बढ़ता है, इसमें भोजन का भंडारण होता है, और डंठल में एक तरह से आक्सिस बढ़ती हुई शाखाएं होती हैं जो आलू के निर्माण में सहायता करते हैं। कुल मिलाजुला कर ये तने से बनता है, तने का कायिक प्रवर्धन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 77 का मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 45 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल? तो देखिए मानव कान के लिए 60 डेसिबल जो ध्वनि है ना सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, 60 डेसिबल सही है। अगला है 78, कह रहे आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग, ये आंतरिक होना चाहिए, आंतरिक लिखा है, यहाँ पे बिंदु रहेगा, ठीक है। आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण के लिए जिम्मेदार है? सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया या सेकुलस या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए आंतरिक कर्ण का वह भाग जो श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोक्लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, कोक्लिया। 79 प्रश्न का है रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी? तो ये सभी लोग पता होगा कि स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और जो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है ना ये होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। और इसका जो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 80, यह कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डेट डेट दिया है कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान करने के लिए सतह प्रदान करती है, उसे कहा क्या जाता है? श्वास नली, साइनस, एल्वियोलाई या धमनियां? तो देखिए ये जो एल्वियोलाई जो होता है ना इन्हें जिन्हें वायु कोष्टिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वायु कोष्टिका, इन्हें वायु कोष्टिका कहता है। और ये फेफड़े के अंदर मौजूद लावो छोटी गुब्बारों जैसी हवा की थैलियां होती हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इन्हीं थैलियों में क्या होती है, भर जाती है, और फिर इनकी जो पतली दीवारों से होकर रक्त में क्या होता है, मिल जाता है। और इसी समय देखा जाए तो रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर इन थैलियों में आ जाती है, और जिसे हम सांस द्वारा क्या करते हैं, छोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 81 कह रहा है कि हृदय के मध्य सतह को कहते हैं क्या? अंत हृदय स्तर, हृदयावरण, अधिहस्तर या मध्य स्तर? तो देखिए हृदय की जो मध्य सतह को क्या कहते हैं? मध्य स्तर कहते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नाम बहुत उटपटांग दिया है, यही इंग्लिश में दे दिया होता तो सही रहता भी। अगला है 82,
कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए कूट का संयुक्त चयन करिए। एड्रेनालिन क्या है भाई, कौन सा मतलब ये हार्मोन है? तो एड्रेनल को ना गुस्सा, डर या एड्रेनल भी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कि नहीं, खैर इसको गुस्सा डर भी कहा जाता है। गुस्सा डर एड्रेनल को मतलब गुस्सा डर या इसी के जो कारण होता है एड्रेनालिन हार्मोन के कारण होता है। और इसे एक शब्द और बोला जाता है, लड़ो या भागो। लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। तो इसका ये हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो ये महिलाएं, एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन होता है। तो इसका जो सही सुमेलित होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? पहले का, दूसरे का सी से सम्मिलित है। इंसुलिन, आप सभी लोग को पता होगा कि इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, और ये क्या है? हार्मोन है। अर्थात तीसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फेरोमोन्स, तो फेरोमोन्स होता है ना साथी आकर्षित को गंध, साथी आकर्षित करना, साथी आकर्षित करना गंध। अरे इसमें थोड़ा बहुत उटपटांग दिया है। देखिए फेरोमोन्स होता है ना ज्यादातर चींटियों, कीड़े मकोड़ों द्वारा ये अपने आसपास के जो मतलब कीड़े मकोड़े उनको एक तरह से आकर्षित करने के लिए क्या छोड़ा जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए 4 का बी दिया है, तीसरे का डी दिया ऑप्शन नंबर ए में, और ए का 1 का ए, दूसरे का सी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला है 83। ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या किण्वन? तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को जो तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं? मृत पौधों, जानवरों और अन्य कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करते हैं? विघटित करते हैं। और यह प्रक्रिया पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है 84 की साधारणतः मनुष्य में पाया जाने वाला पोर्क टेपवर्म है टेनिया फ्लोबोकंटेटा, टेनिया मार्जिनेटा, टेनिया सोलियम या टेनिया सजिनेटा? तो देखिए पोर्क टेपवर्म टेनिया सोलियम जो है आंतों के संक्रमण और आक्रामक लार्वा संक्रमण दोनों का कारण बनता है। ठीक है, तो टेपवर्म जो ना, टेपवर्म के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो दवा होती है कौन सी होती है? प्राजिकेटन। और ये क्या होता है? तो टेनिया सोलियम होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 85। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनेरेक्सिया। एनेरेक्सिया किससे संबंधित है भाई? इसमें दिया है कि नींद संबंधी विकार से। तो देखिए एनिरेक्सिया ना, ये नींद संबंधी विकार से नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है? वजन बढ़ने के डर से व्यक्ति कम खाने लगता है और उसके दिमाग में अपने शरीर को खराब छवि बनने लगती है। तो कोई भी व्यक्ति और जो देखिए मतलब अपने मोटापा या मतलब इसके डर से कम खा रहा हो तो उसको क्या हो गया है? एनेरेक्सिया। ठीक है, ये वजन बढ़ने से संबंधित है। वजन बढ़ने के डर से कम खाना और कहलाता है वजन बढ़ने। उसके बाद क्या है? इनोसोमिया। ये क्या है? खाने का बीमारी। तो देखिए इनेसोमिया जो है ना, ये खाने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह नींद संबंधी विकार है। क्या है? नींद संबंधी विकार है, और यह नींद आने और गहरी नींद सोने में लगातार आने वाली समस्या है। तो ये भी क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, 1 और 2 तो सुमेलित नहीं है। उसके बाद करा डिस्पेनिया, सांस की तकनीकी। तो देखिए डिस्पेनिया में सॉरी तकलीफ है। तो डिस्पोनिया में सांस लेने की तकलीफ होती है, और इसमें अचानक और गंभीर रूप से सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये क्या है? सही है। चौथा करा एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो देखिए एनोस्मिया में गंध की भावना का आंशिक या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान अस्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। तो 3 और 4, अब 3 और 4 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में केवल है 3 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि अरंडी को अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न पर क्रियाशील होता है क्या? सेलुलोज, लाइपेज, पेक्टिनोज या उपयुक्त सभी? तो देखिए अरंडी जो कैस्टर होता है, एक तेलीय बीज है जो अपने भ्रूणपोष में भोजन के मुख्य रूप से वसा के रूप में संग्रहित होता है, और अंकुरण के दौरान लाइपेज किसमें? तो ये लाइपेज एंजाइम क्या है? इसी में संग्रहित वसा को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। थोड़ा तकनीकी शब्द है, लेकिन पढ़ेंगे आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ जाएगा। अगला है 87। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पहला बीजांड प्रजनन, वाहिका शर्करा का स्नान, रंध्र वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण, आकाश का सॉरी ऑक्सीजन का विकास। तो देखिए बी जो है वाहिका क्या दिया है? शर्करा का स्थानांतरण। तो देखिए वाहिका के माध्यम से शर्करा का स्थानांतरण, ये जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि पौधे में वाहिका का मुख्य कार्य जड़ों से पानी और खनिजों का परिवहन करना होता है। ठीक है, न कि शर्करा का। मतलब जड़ों से, ये वाहिका क्या होता है? जड़ों से पानी और खनिजों का, पानी और खनिजों का संवहन करना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सुमेलित नहीं है और वही सुमेलित नहीं है। 88 कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव या एस्ट्रोजन का स्राव या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है,
और ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मतलब इसकी जिसके देखा जाए तो दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कि यह महिला जनन कोशिका यानी डिंब अंडा का निर्माण करता है। दूसरा यह ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और प्रमुख महिलाओं हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी क्या करता है, स्राव करता है। यही इसलिए तीनों तीनों क्या है, कथन क्या है, सही है। ए बी सी तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक सदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 89 बैक्टीरिया खोज सबसे पहले किसने किया था? एलबी ल्यूनेहाक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कुच या लुई पास्चर। तो देखिए बैक्टीरिया खोज सबसे पहले डच वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूनेहाक। एंटोनी वान ल्यूनेहाक ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसे खोजने के पीछे मतलब कब खोजे थे, तो देखिए इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए एक मतलब इनके पास इन्होंने एक लेंस जैसा सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उसी का उपयोग करके तालाब के पानी और दांतों के जो खुरचन में इन्हीं मतलब सूक्ष्म जीवों को देखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला है 90, प्रश्न संख्या 90 का है कि भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ मिलकर? इसका हम लोग सीधे सीधे देखते हैं। ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको एक बार पुनः रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है 91, ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 कब 2 मई 2025 को किस राज्य में बिंझीम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? कहने मतलब बिंझीजम जो पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है, ये कहाँ पर, किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल में। यह है कहाँ पे? केरल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है 92, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को साइबोर्ग में बदलने वाली दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपग्रह विकसित किया? जापान, अमेरिका, चीन या इजराइल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए चीनी वैज्ञानिकों ने एक अति हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर उन्हें साइबोर्ग या अर्ध यांत्रिक जीवन में बदल देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 17 जुलाई 2025 में एनपीसीआई अर्थात एनपीसीआई इंटरनेशनल ने किस देश के साथ यूपीआई पे नाउ सेवा का विस्तार किया, जिसे 13 नए भारतीय बैंक शामिल हुए? संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस या फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 94, ये कह रहा है भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को मार गिराने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन महादेव या ऑपरेशन रक्षक। ये काफी चर्चा में था इसका। देखिए ऑपरेशन सुरक्षा, बहुत से लोग देखेंगे तुरंत इस क्या करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर मार देंगे। लेकिन कह रहा है कि ध्यान से प्रश्न पढ़िए, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को मार गिराने के लिए जो अभियान चला गया था, वो क्या अभियान था? तो ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, बल्कि ऑपरेशन महादेव था। पाकिस्तान में मस्जिदों और जो मदरसों पे जो हमला किया गया, मतलब आतंकी ठिकानों पे, मस्जिदों पे नहीं कह सकते हैं, वो आतंकी ठिकाने ही थे, तो उस पर जो हमला किया गया वो ऑपरेशन सिंदूर था, न कि। और ये जो प्रश्न पूछा ये ऑपरेशन महादेव था। अगला प्रश्न है 95, कह रहा है कि पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनने का अनुमान है? 2030 तक, 2040, 2050 या 2060 तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो 2050 तक चीन को पीछे छोड़ते दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन सकता है। और इस समय देखा जाए तो आलू का उत्पादन भारत में लगभग कितना होता है? तो 100 मिलियन टन होता है, लगभग 100 मिलियन टन होता है। और सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप सभी लोग पता होगा, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन यूपी में होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 96, कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अर्थात बीसीएस ने निम्नलिखित में से किस कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी? मेसर्स इंडिगो, मेसर्स स्पाइसजेट, मेसर्स सिलेबी या मेसर्स गोयका। तो देखिए नागरिक सुरक्षा उड्डयन और सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मेसर्स सेलोबसी और उनके सहयोगी कंपनियों को क्या कर दिया? सुरक्षा को मंजूरी रद्द कर दी। और ये सेलेबी क्या ना, एक तुर्की आधारित ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी था और ये जो भारत के कई हवाई अड्डों पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करता था। तो आपसे लोग पता है कि भारत पाकिस्तान से जब ऑपरेशन सिंदूर चला गया तो उस समय तुर्की ने पाकिस्तान को काफी ड्रोन के माध्यम से सहायता किया था, तो इसी के वजह से इसको मतलब रद्द किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला है 97, ये कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई? मुजफ्फर अहमद, बत्तख मियाँ, मिकबकवाल, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में 2 साल लगातार पूछा जा चुका है, शायद 68वीं और 69वीं बीपीएससी में। तो इसका जो सही आंसर होगा बत्तख मियाँ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी मतलब महात्मा गांधी को जान बचाने वाले रसोइया कौन थे? बत्तख मियाँ थे।
अब पूरी घटना थोड़ा हम बता देते क्या हुआ था। देखिए 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में किसानों की नील की खेती से संबंधित समस्याओं को लेकर बागान मालिकों से मिलने गए थे। और नील बागान के जो ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने गांधी को जहर मिला दूध परोसने के लिए अपने रसोइया जो कि बट्टक मियाँ थे उनको कहा था, लेकिन बट्टक मियाँ ने इस आदेश को मानने से क्या कर दिया था, मतलब इनकार कर दिया था। तो इसके द्वारा तो देखा जाए तो इसके माध्यम से मतलब इस तरह से गांधी जी की जान उन्होंने बट्टक मियाँ ने बचाई थी। अगला है कि जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने राज्य में मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में मखाना उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मखाना, दरभंगा में, मधुबनी, सहरसा या पूर्णिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मिथिला के मखाना को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार कैबिनेट ने दरभंगा में, बहुत से लोग देखेंगे तुरंत मधुबनी मार देंगे क्योंकि यहाँ मखाना के ज्यादा उत्पादन होते हैं, तो मधुबनी नहीं होगा बल्कि इसका दरभंगा होगा। ठीक है, दरभंगा में कहाँ पे, तो दरभंगा में एक मखाना उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। यह कह रहा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई खेल क्या है, पूरा प्रश्न देखते हैं। खेल नर्सरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई, राज्य में खेल स्टेडियमों का निर्माण, वरिष्ठ खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान करना, या जमीनी स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं को पहचाने और प्रशिक्षण, या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जमीनी स्तर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम उम्र में ही खेल प्रतिभाओं को पहचान करना है और उन्हें प्रशिक्षित करना। इस योजना के तहत उन्हें चयनित स्कूलों और संस्थानों में विभिन्न खेलों के लिए नर्सरी स्थापित किए जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100। ये कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है। 5 करोड़ पौधारोपण, 5 लाख तालाबों का जीर्णोद्धार, या 5000 सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, या 500 सार्वजनिक कुओं का निर्माण। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0, किसके तहत, मिशन 5.0 के तहत मतलब शुरू किया गया है क्या, तो 5 करोड़ पौधे लगाना। क्या, 5 करोड़ पौधे लगाने। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और देखिए ये सेट नंबर 9 था, 100 प्रश्न थे, सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आगे भी हम लोग डेली एक सेट इसको डेली कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं थे, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन करने में या कहीं गलती होगी तो उसका कोई सुझाव देना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और पीडीएफ के लिए इसके टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक दिया गया होगा उसको उस पर जाके मतलब ग्रुप में जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आज के लिए इतना ही।